जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल आपकी परीक्षा है और परीक्षा के एक दिन पहले का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोशिश करिए कि आप लोग पर्याप्त नींद लीजिए। लास्ट मोमेंट पर परीक्षा के कुछ घंटे पहले आप पढ़ाई बंद कर दीजिए। लेकिन एक दिन पहले ऐसा भी देखा गया कि जो आप परीक्षा की एक दिन पहले आप पढ़ते हैं उसमें से निश्चित तौर पर उस परीक्षा में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो उसी को ध्यान में रखकर हमने करंट एक्सप्रेस की ये जो श्रृंखला शुरू करी है, ठीक है। आज 29 सितंबर जबकि परीक्षा के एक दिन पहले इसी को ध्यान में रखकर ये लेक्चर लाया जा रहा है। आप बहुत मेहनत किए हुए हैं, अच्छे से आप सेंटर पे पहुंचिए, समय से पहले पहुंचिए, आधे घंटे, एक घंटे, पौने घंटे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेंटर नज़दीक होता है लेकिन परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। तो ऐसी कोई समस्या ना हो कि सेंटर पर पहुंचने में आपको देर हो जाए और आपके वर्ष भर की मेहनत केवल एक गलती के कारण खराब हो जाए। तो इसलिए आप सेंटर पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करिए। आप सफल हों, आप मेंस लिखें और अंतिम चयन हो, इसके लिए यूनिक एग्जाम्स IAS आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं देता है। बहुत अधिक की भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि परीक्षा कल है। तो करंट अफेयर से संबंधित यदि आपको देखना हो तो 12-13 वीडियोस हमने पहले भी बना रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब नई चीज़ें पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है। इसी करंट अफेयर उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये सुपर 100 सीरीज जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है उनको इसमें शामिल किया गया है ताकि आप अंतिम समय में कुछ अच्छा कर ले, कुछ और मार्क्स अर्जित कर ले, कुछ और नंबरों को मैक्सिमाइज कर ले, ठीक है। हल्के में थोड़े कम समय में आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को यूनिक एग्जाम्स IAS संस्था एक CSAT का नया बैच लॉन्च कर रहा है CR वडालिया सर के निर्देशन में। खुद ये वडालिया सर 6 से अधिक परीक्षाओं में अंतिम रूप से चयनित हुए और 7 वर्षों से अधिक समय से ये CSAT पढ़ा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग का CSAT में बहुत बड़ा हिस्सा होता है और उसी के कारण, मैथ और रीजनिंग के कारण, कई अच्छे अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में अच्छा करने के बावजूद भी CSAT के पेपर में रुक जाते हैं, जिससे वो मेंस की परीक्षा से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो आप ये दिए हुए नंबरों पर कॉल करके इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। CR वडालिया सर प्रयास करेंगे, संस्था प्रयास करेगी कि जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के भी क्वेश्चन CSAT में आते हैं, मैथ और रीजनिंग के अधिकांश प्रश्न आप आसानी से टैकल कर सके और केवल आपको इस लायक बनाया जा सके कि आप केवल मैथ और रीजनिंग के बल पर आप CSAT का ये जो पेपर है उसको आसानी से क्रॉस कर ले, आसानी से आप पासिंग मार्क गेन कर लें, ठीक है। तो ये नंबर है, आप इसमें कॉल करके बैच के बारे में या संस्था के बारे में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अभी मेंस, BPSC मेंस का टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर आएंगे। अभी UPSC के लिए एक बहुत ही सारगर्भित तरीके से अध्ययन कराया जाएगा, बैच लेकर आ रहे हैं। तो आप कोई भी क्वेरी हो आप इन दिए हुए नंबरों पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। 10 अक्टूबर को सायंकाल 6 बजे सेमिनार के साथ यह बैच आरंभ किया जाएगा। आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट में 100 पॉइंट्स की संख्या 100 है, लेकिन इसमें एक पॉइंट में कम से कम 3-4 प्रश्न आपको मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पॉइंट की दृष्टि से देखा जाए तो 100 है, यदि क्वेश्चंस की दृष्टि से देखा जाए तो 300 से 400 क्वेश्चन है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। आरोहण 4.0 बैठक किससे संबंधित है, ठीक है। आरोहण 4.0 बैठक, देखिए, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन शिमला में किया गया। कहाँ किया गया? शिमला में किया गया, ध्यान रखिएगा, BPSC ऐसे प्रश्न पूछता है। शिमला में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। आरोहण 4.0 बैठक शिमला में, डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? देखिए, 5 से 7 मई के बीच गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो परिसर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में
राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने करी थी। ठीक है, मनसुख मांडविया जी ने करी थी। अगला देखते हैं, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये क्या है? हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक प्रक्रिया सतत रूप से में की जाएगी। जैसे जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं करी जाती हैं, या मतलब चाहे वो प्रयोग में लाई जाती हैं या एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वो एक सतत रूप से वहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, और ये भारत का पहला है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है सामुदायिक वन अधिकार। सामुदायिक वन अधिकार, ठीक है, उन पॉइंट्स को रेड किया गया है जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सामुदायिक वन अधिकार, यदि अब जैसे कि आप इसको याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में हल्का फुल्का चल जाएगा कि सामुदायिक वन अधिकार मतलब किसी राष्ट्रीय उद्यान में वन समुदाय के, वहाँ के आसपास रहने वाले समुदायों के जो उनका वन अधिकार है उसको मान्यता प्रदान करना। ठीक है, अच्छा, अब ओडिशा पहला स्टेट था, ओडिशा पहला स्टेट था सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला, और छत्तीसगढ़ इस मामले में दूसरा स्टेट है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला ओडिशा पहला स्टेट है और छत्तीसगढ़ दूसरा स्टेट है। अगला देखते हैं, बहेली रिजर्व फॉरेस्ट। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि यह बहेली रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ अवस्थित है। तो असम सरकार ने, मतलब यह असम में अवस्थित है, असम सरकार ने बहेली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है। ठीक है, बहेली रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? स्थित है, असम में ही स्थित है, और असम सरकार ने बहेली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है। भारत में असमानता स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, प्रधानमंत्री महोदय की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने भारत में असमानता स्थिति रिपोर्ट जारी करी। भारत में असमानता स्थिति रिपोर्ट जारी करी। प्रश्न पूछता है कि फला रिपोर्ट किस संस्था ने जारी करी। ठीक है, अधिकांश यह प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में असमानता स्थिति रिपोर्ट किसने जारी करी? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। ठीक है, इसने जारी करी। 2 खंडों में इसे विभाजित किया गया है। प्रश्न यह भी पूछ सकता है कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 2 खंडों में विभाजित किया गया है, आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता। कौन कौन से असमानता? आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी ये किससे संबंधित है? असल में जम्मू कश्मीर में 1991 के दौरान चलाया गया जो आतंकवाद विरोधी अभियान था उसका नाम था ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी में जो भी बहुत सारे सैनिक शामिल रहे होंगे, तो जो 8 जीवित सैनिक हैं बचे हुए इस ऑपरेशन दूधी से संबंधित, जो 8 जीवित सैनिक अभी भी जिंदा हैं, ठीक है, उनको असम राइफल्स के द्वारा शिलांग में सम्मानित किया गया। कहाँ पे? शिलांग में सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? असम राइफल्स के द्वारा। असम राइफल्स के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। जीतो कनेक्ट सम्मेलन। जीतो मतलब JITO, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जीतो। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 मई को जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन या जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित जीतो सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। ठीक है, और यह उद्घाटन कहाँ किया गया? यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पुणे में आयोजित किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर के जो भी जैन समुदाय से संबंधित लोग हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाना, एक साथ जोड़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। आरोग्य मंथन कार्यक्रम। आरोग्य मंथन कार्यक्रम। अब देखिए, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने
मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अब आरोग्य मंथन कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक सस्ती पहुंच उपलब्ध कराना। सस्ती पहुंच मतलब सुलभता से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक व्यक्तियों की या समाज की सस्ती पहुंच सुनिश्चित कराना। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य इस देश में यदि सस्ती हो जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य यदि इस देश में सस्ती हो जाए, तो आगामी 25 से 30 सालों में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक व्यक्ति की 40% वार्षिक आय उसके हेल्थ पर खर्च हो जाती है। कहाँ पे? उसके हेल्थ पर खर्च हो जाती है। 40% आय किसी व्यक्ति की हेल्थ पर खर्च होगी, तो बाकी के 60% आय में वह अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे पाएगा, कैसा स्वास्थ्य दे पाएगा। ठीक है, तो यदि शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यवस्था को सुधार दिया जाए देश में, ठीक है, तो काफी परिवर्तन आ सकते हैं। अगला देखते हैं, M15 पेट्रोल ये है क्या? देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल के 15% मिश्रण को मिलाकर इसने असम में लॉन्च किया। उसी पेट्रोल को, मतलब पेट्रोल कितना रहा? 85% क्या रहा? पेट्रोल रहा, प्लस 15% क्या रहा? मेथेनॉल रहा। इसको मिलाकर M15 पेट्रोल बनाया गया। क्या बनाया गया? M15 पेट्रोल बनाया गया। और यह कहाँ लॉन्च किया गया? असम में यह लॉन्च किया गया। ठीक है, यह असम में लॉन्च किया गया। अगला देखते हैं, सैली ऐप क्या है? सैली ऐप केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और राज्य के लोगों के जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का निवारण करने के लिए, मतलब केरल राज्य के निवासियों के जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का निवारण करने के लिए सैली ऐप केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में क्या खास है? रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल किया है, वार्षिक राजस्व प्राप्त किया है, अर्जित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, बालिका सशक्तिकरण मिशन NTPC के द्वारा यह मिशन प्रारंभ किया गया। ठीक है, नॉर्दर्न थर्मल पावर लिमिटेड के द्वारा यह लॉन्च किया गया यह मिशन। इसका उद्देश्य जो है कि जो NTPC के जो संयंत्र हैं, उस संयंत्र के आसपास निश्चित रूप से कुछ गांव बसे होंगे, तो उन गांवों की बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में बेहतरी लाने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाना या उनको जागरूक करना, उन्हें सशक्त बनाना। कहाँ, किस क्षेत्र में? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आसपास के रहने वाले गांव में जो बालिकाएं हैं, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना NTPC के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये क्या है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये क्या है? हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत एक पोर्टल लॉन्च किया, बीमा पोर्टल। क्या लॉन्च किया? बीमा पोर्टल। ठीक है, अब इस पोर्टल के जरिए किसानों के फसल नुकसान की भरपाई की जाएगी, फसल नुकसान की भरपाई करी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि सर्दियों के मौसम में जब रबी की फसल हो रही होती है, गेहूं वगैरह, तो अनैच्छिक बारिश के कारण वह बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आपदाओं के समय राज्य के किसानों को, हरियाणा राज्य के किसानों को उनके फसल की नुकसान के लिए भरपाई किया जा सके, तो इसीलिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किस योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत। आगे देखते हैं, नंजरायर टैंक ये है क्या? तमिलनाडु सरकार ने नंजरायर टैंक को राज्य का
17वां राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया। ठीक है, 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया। इसके पहले दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। तो तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य काजू वैली वेटलैंड, 17वां पक्षी अभयारण्य नंजराय टैंक, ठीक है, तमिलनाडु का। आगे देखते हैं, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत कहां करी गई? नई दिल्ली में करी गई। ठीक है, नई दिल्ली में करी गई। ऑर्गेनिक एक्सपो में, इस ऑर्गेनिक एक्सपो में जो पर्यावरण सह मतलब कि पर्यावरण को साथ लेकर चलने वाले उर्वरकों या तौर तरीकों जिनमें कि ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग किया जा सके, उसके लिए जागरूक किया गया, उस पर विचार किया गया। ठीक है, कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना, कैदियों के परिवार के लिए, जैसे कि जो महाराष्ट्र ने ये शुरू किया, तो महाराष्ट्र के जेलों में जो कैद हैं, ठीक है, जो कैदी हैं, उनके परिवार के लिए, उनके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह व्यक्तिगत ऋण योजना महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च करी है। इसके लिए उनको 50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। उन कैदियों के परिवारों को 50,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है। आगे देखते हैं, हॉबी हब, ठीक है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की शुरुआत करी है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत किया जाएगा कि स्कूल के समय के बाद, स्कूल की जो क्लासेस चलती हैं, कक्षाएं चलती हैं, उसके समय के बाद बच्चों को संगीत, नृत्य, कला आदि का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे क्या होगा? बच्चों का बहुमुखी विकास होगा। हॉबी हब दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों के लिए शुरू किया है। ठीक है, सी पौंडी 2022, यह एक समुद्र तट महोत्सव है। पहली बार आयोजित हुआ, और कहां आयोजित हुआ? पुदुचेरी में आयोजित हुआ। ठीक है, सी पौंडी 2022 पुदुचेरी में पहली बार समुद्र तट महोत्सव के रूप में आयोजित हुआ। इस तट महोत्सव का नाम क्या था? सी पौंडी। ठीक है, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल के अंतर्गत दक्षिणी मध्य रेलवे ने, किसने? ध्यान रखिएगा, दक्षिणी मध्य रेलवे ने अपने 6 स्टेशनों पर इस मिशन की शुरुआत करी। इसके अंतर्गत जो स्टेशन जो चयनित किए जाएंगे, उन पर स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों की बिक्री को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। आगे चलते हैं, दर्शन परियोजना। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत पाकिस्तान सीमा पर एक दर्शन परियोजना की शुरुआत करी। दर्शन परियोजना का उद्देश्य यह है कि जो भी पर्यटक, भारतीय पर्यटक जो भी वहां पे जा रहे हैं, भारत पाकिस्तान सीमा पे भ्रमण करने जा रहे हैं, वहां पर सेना के द्वारा जो उपयोग किए जा रहे हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक हैं, जो भी वहां पे इक्विपमेंट उपयोग किए जाते हैं सेना के द्वारा, उसको दिखाया जा सके। तो दर्शन परियोजना का उद्देश्य ये है। प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये अगला है। ये क्या है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। देखिए, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में, कहां पे? 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में क्या होगा? यह विशेषकर, मतलब ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो मुख्य विषय है, यह है कि देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के विकास में योगदान जो उन्होंने दिया है, उसको प्रदर्शित किया जाएगा इस प्रधानमंत्री संग्रहालय के द्वारा। कहां स्थापित किया गया? 3 मूर्ति भवन में। ठीक है, उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे देखते हैं, हनुमान जी चार धाम परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में, कहां पे? गुजरात के मोरबी में, ठीक है,
हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया, अनावरण किया, ठीक है, सॉरी उद्घाटन किया, ठीक है। इस परियोजना के तहत, हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर में चार प्रतिमाएं स्थापित होंगी, ठीक है, जिसमें से हनुमान जी चार धाम परियोजना के अंतर्गत ये जो मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो लगाई जा रही, यह दूसरी है। यह क्या है? दूसरी है। पहली शिमला में लगाई जा चुकी है, पहली शिमला में लगाई जा चुकी है। अन्य जो तीसरा स्थान है रामेश्वरम है, और चौथा स्थान पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी। रेडियो अक्ष, अगला है रेडियो अक्ष। यह नागपुर मतलब महाराष्ट्र में दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो स्टेशन, भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला है। किनके लिए? दृष्टिहीन लोगों के लिए। तो दृष्टिहीन लोगों के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया। यह चैनल, इसका उद्देश्य यह है कि यह नेत्रहीनों को शिक्षा संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा, निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा नेत्रहीन व्यक्तियों की, ठीक है। आगे देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग कहां पे है भैया? कहां पे निर्मित करी जा रही है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कर रही है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कर रही है। 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कर रही है, और सिकुला दर्रे में इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 40वां हुनर हाट का जो उद्घाटन किया गया वह अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया। कहां पे किया गया? मुंबई में किया गया, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य, हुनर हाट का उद्देश्य क्या है? स्थानीय शिल्पकारों के हुनर को बढ़ावा देना, स्थानीय शिल्पकारों के हुनर को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 कहां पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। और इसमें बबीता सिंह जी को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और इसमें बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया, ठीक है। आगे चलते हैं। पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है, ध्यान रखना है। पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इस छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इसका विकास, इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी द्वारा किया गया है, और यह गुजरात के गांधीनगर में पहला लगाया गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है, ठीक है। इसके तहत पहली बार, ठीक है, क्या आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, और इसकी प्रतिदिन जो बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 10 किलोवाट, ठीक है। आगे चलते हैं। अमेरिकी कंपनी बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक, एक अमेरिकी कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने भारत के तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, ठीक है, का निर्माण करने की फैक्ट्री
स्थापित करने की घोषणा करी है। किसने? अमेरिकी कंपनी बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने। कहाँ पे? तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा करी है। आगे देखते हैं। बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला, जो बसों में जब हम यात्रा करते हैं तो हमें टिकट लेना होता है सरकारी बसों में यात्रा करते समय, तो बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है, भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसके लिए उसने चलो ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि यात्री ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पल्ली में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसका? 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम यह 23 अप्रैल को कहां हुआ? बिहार के भोजपुर में हुआ वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम, जिसमें अमित शाह जी भी शामिल हुए थे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी शामिल हुए थे। इस दौरान वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम के दौरान 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स में नाम दर्ज कराया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम। ठीक है, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आगरा शहर। ठीक है, आगरा शहर देश का पहला शहर बन गया है जो कि वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का प्रयोग करेगा। यहां वैक्यूम के जरिए सीवरेज के पानी को साफ किया जाएगा और इसकी जो रखरखाव होगी वह नीदरलैंड की कंपनी के द्वारा करी जाएगी। ठीक है, आगरा देश का पहला शहर बना जहां पे कि सीवर की सफाई वैक्यूम आधारित होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जामताड़ा जिला, झारखंड का जामताड़ा जिला क्यों चर्चा में है? जामताड़े जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय स्थापित किया गया है और जामताड़ा जिला देश का पहला जिला ऐसा है जहां की सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय है। आगे देखते हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। ठीक है, महाराष्ट्र प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, भारत का पहला राज्य है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि प्रवासी लाभार्थियों को एकीकृत बाल विकास सेवा का लाभ दिया जा सके। एकीकृत जो प्रवासी हैं, ठीक है, उनको एकीकृत बाल विकास सेवा का लाभ दिया जा सके, उनके बच्चों को। ठीक है, वो इधर से उधर जाते रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि उनके बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, पोषण से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं नहीं मिल पाती हैं। तो उसी को ट्रैक करने के लिए, ऐसे प्रवासी मजदूरों को ट्रैक करने के लिए, श्रमिकों को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित किया है। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर का ये जो सांबा जिला है, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, ठीक है, ये सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 100% कवरेज, 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ध्यान रखिएगा, सांबा जिला 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बना है। किसके अंतर्गत? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखते हैं। दूधवाड़ी क्या है? दूधवाड़ी क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान, दूध है तो इसका मतलब डेयरी होगा, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह देश का पहला ऐसा रेडियो स्टेशन है जो पूर्णतः किसको समर्पित है? पशुपालकों को समर्पित है। ठीक है, यह देश का पहला ऐसा रेडियो स्टेशन है। आगे देखते हैं।
GIP क्या, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप है। यूके के जो तत्कालीन इसके पहले राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, बोरिस जॉनसन जी, जब 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे तो भारत और यूके ने मिलकर एक पार्टनरशिप परियोजना लॉन्च करी थी, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च करी थी। और उन्होंने क्या किया था, एक समझौता किया था परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक समझौता किया था। आगे देखते हैं, मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति। ठीक है, बैटरी स्वैपिंग नीति क्या है? नीति आयोग ने एक बैटरी स्वैपिंग नीति जारी करी। इसके पहले चरण में, जो पहला चरण होगा, पहली बार में 40 लाख से अधिक आबादी वाले, ध्यान रखिएगा कितने लाख से, 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। और इसका उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना। जो इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत होती है वो बहुत अधिक होती है, अच्छे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत नीति आयोग उन शहरों का चयन कर रही है पहले चरण में जहां की आबादी 40 लाख से अधिक है, वहां पर इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद की लागत कम हो जाए। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। ठीक है, 21 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा, ये सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है, सिखों के किस गुरु का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो 9वें गुरु तेग बहादुर जी का। ठीक है, फास्टर सॉफ्टवेयर क्या है? भारत के तत्कालीन, ठीक है, 48वें, तत्कालीन मतलब 48वें पूर्व, मतलब मुख्य न्यायाधीश, अभी तो पूर्व हो चुके हैं लेकिन उस समय थे वो मुख्य न्यायाधीश, NV रमना जी ने फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। इसके माध्यम से क्या होगा, अदालत के जो आदेश होंगे वो इलेक्ट्रिक मोड में बहुत तेजी से प्रसारित कर दिए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोड में बहुत तेजी से प्रसारित कर दिए जाएंगे, क्या, अदालत के आदेश। ठीक है, फास्टर सॉफ्टवेयर, NV रमना जी ने। नवीकरणीय ऊर्जा नीति किसने करी है? कर्नाटक सरकार ने 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए, ध्यान रखिएगा, अवधि 2022 से लेकर के 2027 तक की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, और इसके तहत 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। इन 5 वर्षों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वार जल विद्युत परियोजना। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर यह बनाया जा रहा है, क्वार जल विद्युत परियोजना। चिनाब नदी पर कहां पे? जम्मू कश्मीर में। नाम याद रखिएगा, कई बार नदी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछता है और चूंकि ये खबरों में है इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है, 540 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वार जल विद्युत परियोजना। आगे देखते हैं, अमृत सरोवर मिशन। हमने पीछे पढ़ा था कि भारत का पहला अमृत सरोवर जो रामपुर में बना। ठीक है, लेकिन असल में ये अमृत सरोवर मिशन लॉन्च कहाँ किया गया था? तो जब प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए थे तो उसी दौरान इन्होंने जल संरक्षण और जल निकायों का पुनरुद्धार के लिए, जल संरक्षण, जल को बचाने के लिए, और जो जल निकाय हैं, जो जल स्रोत है, झील हो गई, नदियां हो गए और जलाशय हो गए, उनको पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत करी। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाना है और पहला उत्तर प्रदेश के रामपुर में पहले अमृत सरोवर का निर्माण किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों। आगे देखते हैं, रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण 2022 में आयोजित हुआ। 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में चला। कहां हुआ? नई दिल्ली में चला। ठीक है, असल में यह हुआ क्यों या होता क्यों है? भू राजनीतिक तथा भू इकोनॉमिक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है, रायसीना डायलॉग। ठीक है, आगे देखते हैं,
शिवमोग्गा हवाई अड्डा, शिवमोग्गा हवाई अड्डा ये कर्नाटक का एक हवाई अड्डा था। शिवमोग्गा हवाई अड्डा, कर्नाटक सरकार ने उसका नाम बदलकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस येदियुरप्पा के नाम पर शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम रख दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन, स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन, यह केंद्रीय आवास और शहरीकरण मामले द्वारा यह गुजरात के कहाँ हुआ? सूरत में हुआ, गुजरात के सूरत में हुआ। ठीक है, और इस स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। आगे चलते हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, ओडिशा के कहां पे? भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। और इसका काम क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा? जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता होते हैं उनकी मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करना। ठीक है, युवाओं को में कुशलता प्रदान करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अवसर पोर्टल क्या है? अवसर पोर्टल यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा यह लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना। 10,000 से अधिक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना अवसर पोर्टल का उद्देश्य है। मनोज सिन्हा जी के द्वारा यह लॉन्च किया गया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे देखते हैं। अवसर पहल, अब देख लेते हैं। एक अवसर पोर्टल है और एक अवसर पहल है। अवसर पहल तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, के द्वारा यह अवसर पहल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिला कारीगर होती हैं, स्वयं सहायता समूह, जो महिला स्वयं सहायता समूह है, वो जो कारीगर उसमें है, उनके हस्तशिल्प का प्रदर्शन करना और उनका प्रदर्शन करना और विवरण करना अवसर पहल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यह लॉन्च किया गया। यह पहल, ठीक है, इसका उद्देश्य है जो स्वयं सहायता समूह की जो महिला कारीगर होती हैं, महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनमें जो महिला कारीगर होती हैं, उनके हस्तशिल्प का प्रदर्शन करना, विवरण करना। आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064, ठीक है, 1064 भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड सरकार ने इसको लॉन्च किया और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए लॉन्च किया। सबसे खास बात यह है कि इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला सामुदायिक संग्रहालय लेह के ससोमा गांव में, कहां पे? लेह के ससोमा गांव में यह भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय है। और यहाँ होगा क्या? यहाँ उस क्षेत्र में जो दैनिक जीवन की जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनका संग्रह किया जाएगा। ठीक है, संग्रह किया जाएगा। उन प्राचीन वस्तुओं, दैनिक जीवन से संबंधित प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया जाएगा। आगे देखते हैं। भगवत गीता के अध्याय को शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी स्कूल हैं, क्लास 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में हिंदी और संस्कृत के किताबों में, किनमें? हिंदी और संस्कृत के किताबों में, ठीक है, क्लास 9 से 12 तक की हिंदी और संस्कृत की किताबों में भगवत गीता से संबंधित अध्याय शामिल किया जाएगा। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब एक अगला है प्रकृति नाम का शुभंकर। ये किससे संबंधित है? तो प्रकृति नाम का शुभंकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया। और इसका जो उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन को नियंत्रित करना या प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना। ठीक है, उसके लिए यह शुभंकर, प्रकृति नामक शुभंकर लॉन्च किया। और इसके द्वारा प्राकृतिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए
हरित पहल की शुरुआत करी। तो हरित पहल किससे संबंधित है? प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में को ट्रैक करने के लिए, किस तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है, हमने प्रगति कितना करी है, उसको ट्रैक करने के लिए उसने हरित पहल की इस दौरान इन्होंने शुरुआत करी। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग, इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग, असल में जो इंडस्ट्रीज में जो कार्य होते हैं, ठीक है, स्टील के छोटे छोटे टुकड़े या ऐसे स्टील्स जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उन तलछटों के द्वारा, ठीक है, उन टुकड़ों के द्वारा गुजरात के सूरत में भारत में पहली बार, गुजरात के सूरत शहर में भारत में पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से क्या निर्माण किया गया? सड़क का निर्माण किया गया। ठीक है, तो पूछेगा प्रश्न में आपसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग के द्वारा किस शहर में सड़क का निर्माण किया गया? तो गुजरात के सूरत शहर में सड़क का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं। पोषण पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल, तिथि याद रखिएगा, 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि माँ तथा बच्चे के स्वास्थ्य, माँ तथा बच्चे के स्वास्थ्य को पोषण तक पहुंच उपलब्ध कराना, माँ तथा बच्चे को स्वस्थ पोषण तक पहुंच उपलब्ध कराना। ठीक है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा उनकी आय को बढ़ाने पर क्या दिया जाएगा? बल दिया जाएगा। ठीक है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान। ठीक, आगे चलते हैं। एक आहार 2022 क्या है? आहार 2022 क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेला है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेला। ठीक है, यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ और यह एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेला था। ठीक है, इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यातकों ने भाग लिया, विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यातकों ने भाग लिया और अपने कृषि उत्पादों को लॉन्च किया। ठीक है, और इसका विषय मुख्यतः यह था कि भौगोलिक संकेतक, जिन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मिल चुके हैं उसका मुख्य रूप से इसमें शामिल किया गया उनको। ठीक है, आगे देखते हैं। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने, भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से, किसने? भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पे? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर में स्थापित किया गया, मतलब गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को क्या करेगा? आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर में। आगे चलते हैं। भारत का यह पहला वित्तीय सेवा केंद्र है। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व ये क्या है? केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व, कहाँ पे ये अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक यहाँ पे आयोजित हुई थी। ठीक है, यहाँ पर पक्के टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित हुई और इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेक्स्ट अडॉप्शन और एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की 20वीं बैठक आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश में यह पक्के टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इस बैठक के दौरान हॉर्नबिल नेक्स्ट अडॉप्शन तथा एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया।
आगे देखते हैं। XE क्या है? XE, ठीक है, यह कोविड-19 का नया वायरस है जो कि मुंबई में यह वेरिएंट पाया गया है। यह नया वेरिएंट है XE कोविड-19 का, और इसकी प्राप्ति सबसे पहली बार कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गुजरात के जामनगर में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की क्या रखी? आधारशिला रखी। और यह सेंटर आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा यह सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग के अनुकूल व्यवस्थाओं का निर्माण करना। ठीक है। अगला है अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। यह मुंबई में आयोजित हुआ। यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन था और यह किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा और फिक्की के द्वारा। 3 पक्षकार थे, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और फिक्की के द्वारा यह मुंबई में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी पहली बार नवंबर 2022 में कौन करेगा? भारत करेगा। तो भारत पहली बार नवंबर 2022 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी करेगा। और इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन मुंबई में करा जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ठीक है। कैच द रेन अभियान 2022, कैच द रेन अभियान 2022, ठीक है, मणिपुर सरकार ने अपने यहाँ जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया मणिपुर सरकार ने। आगे चलते हैं। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। ठीक है, चलाई जाएगी और इसकी जो रफ्तार होगी यह 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटा पहली रैपिड रेल भारत की दिल्ली और मेरठ कॉरिडोर। याद रखिएगा। कदम क्या है? कदम, अगला है कदम। ये कदम है क्या? कदम एक भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है। पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है जिसको आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है और उसको क्या नाम दिया है? कदम नाम दिया है। ठीक है, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम। योग महोत्सव, ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, ध्यान रखिएगा, योग महोत्सव 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय के द्वारा दिल्ली के लाल किला में शुरुआत किया गया। कहां पे? दिल्ली के लाल किला में शुरुआत किया गया 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को पड़ता है, उस दिन शुरुआत किया गया। और यह कब तक चला था? यह 21 जून अर्थात अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक चला था। शुभारंभ कब किया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर। ध्यान रखना है, योग महोत्सव विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया गया था और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तिथि के दिन इसका समापन हुआ। सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां बनाया जा रहा है? देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर अगर हम बात करें तो यह राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है और यह
22 मंजिल की होगी, 22 मंजिलों की होगी। यह कितने मंजिलों की होगी? 22 मंजिलों की होगी। और इसकी लंबाई क्या होगी या ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। ठीक है, 22 मंजिलों की होगी, नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है। 22 मंजिलों का होगा, 22 फ्लोर होंगे इसमें, और ऊंचाई 116 मीटर होगी। ठीक है, इसकी हाइट होगी। आगे देखते हैं, अमृत समागम क्या है? अमृत समागम क्या है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में देश के जितने भी मतलब देश मतलब स्टेट्स, देश में जितने हिस्से हैं, स्टेट्स हैं, उनके पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का एक सम्मेलन किया, आयोजित हुआ, एक सम्मेलन हुआ। वह अमृत समागम उसको नाम दिया गया। उसका उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह जी ने किया था। उसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था। जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022, जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022, यह असम के डिब्रूगढ़ में हुआ। जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 असम के डिब्रूगढ़ में हुआ और भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसका आयोजन किया गया। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका आयोजन किया गया असम के डिब्रूगढ़ में। आगे देखते हैं, सांस अभियान, सांस अभियान। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान के लिए, किसके लिए? निमोनिया की पहचान के लिए सांस अभियान की शुरुआत करी थी, सांस अभियान की शुरुआत करी थी। आगे देखते हैं, संगीत परियोजना, यह किसके द्वारा लाया गया था? यह मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया संगीत परियोजना। इसमें यह है कि संगीत की प्रतिभाओं को पहचानना और उनके कलाकारों को, जो संगीत कलाकार हैं, उनके कलाकारों को क्या करना? सहायता प्रदान करना। ठीक है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा, यह नागालैंड विधानसभा के द्वारा यह कार्यक्रम लागू किया गया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, और नागालैंड विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन गई जहां की पेपर पर कोई कार्य नहीं होता, मतलब पेपरलेस विधानसभा बन गई। तो प्रश्न आपसे पूछे कि देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा नागालैंड विधानसभा। ठीक है, ओल चिकी लिपि, ओल चिकी लिपि, पश्चिम बंगाल के एक प्रोफेसर श्रीपति टुडू जी ने भारत में पहली बार संविधान का रूपांतरण किया, अनुवाद किया, किस लिपि में? ओल चिकी लिपि में, ओल चिकी लिपि में। ठीक है, अब देखिए, ओल चिकी लिपि से जो इन्होंने अनुवाद किया भारतीय संविधान का, उसका उद्देश्य क्या है? इसके माध्यम से जो यह लिपि जानते हैं, मतलब संथाली भाषा, इस लिपि में संथाली भाषा लिखी जाती है, तो संथाली भाषा जानने वालों तक यह लिपि यह संविधान का अनुवाद पहुंचेगा। संविधान के बारे में संथाली भाषा जानने वाले लोग जान सकेंगे, संविधान तक पहुंच सुनिश्चित कर सकेंगे, संविधान का अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ओल चिकी लिपि किस भाषा से संबंधित है? तो ओल चिकी लिपि संथाली भाषा से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, पाक जल डमरू मध्य को तैरकर, पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर महाराष्ट्र की जिया राय पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पार करने वाली महिला तैराक बन गई है। जिया राय जी की उम्र कितनी है? 13 वर्ष है, और इन्होंने 13 वर्ष उनकी उम्र है, 13 घंटे में यह 29 किलोमीटर की दूरी तय करी। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, जिया राय जी महाराष्ट्र की। लिविंग रूट ब्रिज जिनकिंग जेरी, या जिसको जिनकिंग जेरी भी कहते हैं, मेघालय में अवस्थित है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज को, यह पुल फिक्स इलास्टिका के पेड़ की जड़ों से निर्मित है, फिक्स इलास्टिका की पेड़ की जड़ों से निर्मित है लिविंग रूट ब्रिज, इसीलिए उसको, चूंकि ये पेड़ की जड़ों से निर्मित है, ठीक है, इसीलिए इसको लिविंग रूट कहा जाता है। ठीक है,
भारतीय कृषि की ओर 2030, यह क्या है? भारतीय कृषि की ओर 2030 एक पुस्तक है। यह नीति आयोग FAO तथा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह पुस्तक विमोचित करी गई। भारतीय कृषि की ओर 2030 पुस्तक है, यह विमोचित करी गई। आगे देखते हैं, तेजस प्रोजेक्ट क्या है? ठीक है, केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक दुबई एक्सपो कार्यक्रम में भारतीयों के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत करी गई। कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत करी गई। कहां पे? ध्यान दीजिएगा, दुबई एक्सपो कार्यक्रम में। ठीक है, इसका उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रदान कर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। उसी को तेजस प्रोजेक्ट कहा गया। आगे है विप्लवी भारत गैलरी। 29 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनका जो विरोध था, क्रांतिकारियों का, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का जो विरोध था ब्रिटिश शासन के प्रति, उसको प्रदर्शित करेगा। विप्लवी भारत गैलरी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में यह स्थापित करी गई। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का, जब चूंकि स्थानों का नाम बदला जा रहा है तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम भी बदल देना चाहिए। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022, यह 26-27 मार्च को आंध्र प्रदेश में यह आयोजित हुआ। 2 दिवसीय था। 26 और 27 मार्च को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित हुआ। इसमें 1000 से भी अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। ध्यान रखिएगा, कहाँ आयोजित हुआ? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, आदि बाजार किससे संबंधित है? यह गुजरात के केवड़िया में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसके कैंपस में, उसके परिसर में 26 मार्च से 11 दिवसीय आदि बाजार की शुरुआत करी गई। आदि बाजार का उद्घाटन किया गया। इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं, 100 से अधिक आदिवासी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी आदि बाजार में। आगे देखते हैं, लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता, यह 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसके तहत भारतीय विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित जो आयोजन थे वो किए गए। ठीक है, भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? यह शिमला में स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया? हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और कल्याण मंत्रालय के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा और केंद्रीय युवा और कल्याण मंत्रालय के द्वारा सहयोग से मिलकर यह शिमला में भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। यह जो केंद्र है किसके लिए किया गया? एथलीटों को, किन प्रकार के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा? बाईसाइकिल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग, मोटोक्रॉस और बाईसाइकिल के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। ठीक है, पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिमला में आयोजित किया गया भारत का। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में किया। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, जेंडर संवाद का जो तीसरा संस्करण है, अगला है जेंडर संवाद। जेंडर संवाद का तीसरा संस्करण ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरुआत किया, आयोजन किया। यह आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किया गया।
तो जो जेंडर संवाद का तीसरा संस्करण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, यह दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बैनर के नीचे किया गया। ठीक है। शहरी खेती के लिए मेगा अभियान, यह दिल्ली सरकार ने यह अभियान शुरू किया है, शहरी खेती के लिए मेगा अभियान। इसके अंतर है कि जो लोगों की जो घर है, लोगों का घर है, उसके अंतर उसी घर में, उसी घर के टेरेस पे या उस घर के चार दीवारी के अंदर बागवानी सब्जियां या बागानी जो भी उत्पाद हैं उनको उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए एक सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है। बागानी सब्जियां या बागानी खाद्य पदार्थों को उत्पादित करने के लिए। ठीक है। दिल्ली सरकार का पहल है। वुमेन एट वर्क कार्यक्रम, ठीक है, यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। वुमेन एट वर्क कार्यक्रम यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। ठीक है। वुमेन एट वर्क कार्यक्रम कर्नाटक सरकार के द्वारा। जीवन लाइट, अगला है जीवन लाइट। ये क्या है? ये एक स्मार्ट वेंटिलेटर है, जो कि हैदराबाद, IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए इसे विकसित किया है। स्मार्ट वेंटिलेटर है जीवन लाइट। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस जीवन लाइट की खास बात यह है कि इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है। आगे चलते हैं। पहला ड्रोन स्कूल, राज्य का पहला ड्रोन स्कूल। अब ध्यान दीजिएगा, कई चीजें हैं इसमें। पहला ड्रोन स्कूल, पहला ड्रोन तकनीक विकसित, ठीक है, पहला ड्रोन शो या पहला ड्रोन मेला कहाँ हुआ है, भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ किया गया, ठीक है, पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बना। तो ये सब सारी चीजें हम इसमें देख लेंगे। देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल उद्घाटित किया। पहला ही देखें, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ बना? ग्वालियर में बना। ठीक है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे MP में, मतलब कुल 5 खोले जाएंगे। पहला ग्वालियर में खुल चुका है, उद्घाटन हो चुका है, और इसके अंतर्गत 4 अन्य खोले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान हमें क्या रखना है, पहला ड्रोन मेला कहाँ हुआ? वह भी ग्वालियर में हुआ। पहला ड्रोन शो कहाँ हुआ? यह लखनऊ में हुआ। पहला ड्रोन तकनीक विकसित किसने किया? ठीक है, IIT गुवाहाटी ने किया। पहला ड्रोन फ्लोरेंसिक लैब कहाँ बना? केरल में बना। और भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। इंद्रायणी मेडिसिटी, ठीक है, पुणे में महाराष्ट्र सरकार, पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने जा रहा है और उसका नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। और इस शहर के परिसर में 24 अलग अलग हॉस्पिटल्स स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, पहला विश्व शांति केंद्र। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा और इस केंद्र में, विश्व शांति केंद्र में, प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज बिहार सरकार बिहार के लोगों को ऐसा डिजिटल मानचित्र सहित उनके भूमि से संबंधित ये डिजिटल दस्तावेज लोगों को प्रदान करेगी। और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। ध्यान रखिएगा, बिहार देश का पहला राज्य होगा। ठीक है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया की पहली लैब मतलब लीनियर अल्काइन बेंजीन कंपनी बनी। ठीक है, लीनियर अल्काइन बेंजीन कंपनी बनी, लीनियर अल्काइन LAB, ठीक है, शॉर्ट में कहा गया लैब। ठीक है, बेंजीन कंपनी बनी। इससे भारत में रसायन उद्योग जो है उसको मजबूती मिलेगी। आगे देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत
मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत ओडिशा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है टीकाकरण के क्षेत्र में। ओडिशा ने इस मिशन के अंतर्गत, ठीक है, जो टीकाकरण से संबंधित है, 90.5% का कवरेज किया, 90.5% का कवरेज किया। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में ही उसने लॉन्च किया। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया। ठीक है, आगे देखते हैं। शून्य कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। भारत का एक शहर है मुंबई। भारत का मुंबई शहर वर्ष 2050 तक स्वयं को शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाएगा, और ऐसा घोषणा करने वाला, ऐसा निर्धारित करने वाला यह दक्षिण एशिया का पहला शहर है। ठीक, आगे देखते हैं। MV राम प्रसाद बिस्मिल, ये है क्या? MV राम प्रसाद बिस्मिल भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज है, सबसे लंबा जहाज है MV राम प्रसाद बिस्मिल। यह पश्चिम बंगाल के हल्दिया में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, वहां से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर तक इसने यात्रा करी। इसकी जो लंबाई है जहाज की 90 मीटर है और चौड़ाई क्या है? 26 मीटर है। भारत का सबसे लंबा जहाज MV राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा। चेयर ऑफ एक्सीलेंस, ये है क्या? चेयर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? भारतीय सेना ने और हमारे पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे जनरल बिपिन रावत जी के सम्मान में उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी सपत्नीक मृत्यु हुई थी और भी 11-12 लोग उसमें हताहत हुए थे, उनकी भी मृत्यु हुई थी। तो उनके सम्मान में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा करी है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अभी कल ही यह निर्णय लिया गया कैबिनेट के द्वारा कि जो हमारे नए CDS होंगे वह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी होंगे। ठीक है, अब देखिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 157 मिलियन टन कोयला उत्पादन करके भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई। ठीक है, कौन? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, 157 मिलियन टन कोयला उत्पादित किया। कब? वित्तीय वर्ष 2020-21 में। भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी अभी है। टोयोटा मिराई, ये क्या है? टोयोटा मिराई क्या है ये? ठीक है, ये एक भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक वाहन है। पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक वाहन है टोयोटा मिराई। इसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। इसका उद्देश्य क्या है? देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। ठीक है, अब देखिए, कार्बन न्यूट्रल खेती चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा, और पहले चरण में 13 फार्मों का चयन किया गया है। 13 फार्मों का चयन किया गया है जहां पे कार्बन न्यूट्रल खेती करी जाएगी। एक अगला है कांगड़ा ऐप। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा ऐप जारी किया, जिसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना। स्वयं सहायता समूह द्वारा जो निर्मित स्थानीय शिल्प हैं उनकी बिक्री को बढ़ावा देना, यह कांगड़ा ऐप का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। मत्स्य सेतु ऐप केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, जलीय कृषि प्रौद्योगिकी, जो जल आधारित खेती होती है
उन प्रौद्योगिकियों के बारे में, उन तकनीकों के बारे में मछुआरों को जानकारी दी जाएगी केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप। ठीक है। मेरा राशन मोबाइल ऐप, मेरा राशन मोबाइल ऐप केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनको जो सरकारी पीडीएस सिस्टम होता है, सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, उनके राशन को उन तक पहुंचाने के लिए और वन नेशन वन राशन प्रणाली, वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी सुविधा को बेहतर बनाने के लिए मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इससे क्या होगा, जो उचित मूल्य की दुकानें हैं जो लाभार्थियों को राशन प्रदान करती हैं कम कीमतों पर, उन दुकानों की पहचान करी जाएगी। ठीक है। मतलब कहीं भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए, नज़दीक में उसके कहाँ सरकारी राशन की दुकान है उसको जानकारी हो जाएगी अपने मोबाइल के द्वारा। मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप। आगे देखते हैं मोबाइल एम्बुलेंस। भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत करी है चेन्नई ने। किसके लिए? सड़क पर घूमने वाले जानवरों को इलाज के लिए। चेन्नई मतलब तमिलनाडु में, चेन्नई में भारत के पहले मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत करी गई। किसके लिए? सड़क पर घूमने वाले जानवरों को इलाज के लिए। ठीक है। इसी के साथ, इसी पॉइंट्स के साथ हम यह श्रृंखला बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में जो ये एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज का जो ये श्रृंखला चल रहा था, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को निकालना, उनको सॉल्व करना, उनसे संबंधित व्याख्या देखना, इस श्रृंखला को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। चूंकि कल आपकी परीक्षाएं हैं, इसलिए शांत मन से आप परीक्षा दीजिए। और यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं देता है कि आप परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करें, जिससे कि आप बीपीएससी की मेंस परीक्षा लिखें। मेंस परीक्षा में आप सफल होकर आप अंतिम रूप से आप चयनित हो। तो कल आपकी परीक्षा है, अच्छे से परीक्षा दीजिए, इसके लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं। और जल्द ही हम परीक्षा के बाद बीपीएससी मेंस से संबंधित टेस्ट सीरीज के साथ एक विस्तृत श्रृंखला के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, अनंत अनंत शुभकामनाएं।